सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गारंटीड। और आज का हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आया हूँ आपके लिए, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है यूपीएससी जीएस 2 के पर्सपेक्टिव से। राइट, तो यूपीएससी का जो हमारा एग्जाम है उसमें जो जीएस 2 का जो पेपर होता है, ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स आते हैं लाइक फेडरलिज्म, ठीक है, इस तरीके के और भी बहुत सारे जो माइनर टॉपिक्स होते हैं, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्टेट्स और सेंटर और उनके बीच का जो रिलेशन है किस तरीके से, वो सारा हमें इसमें इशू में डिस्कस करना है। तो हमारा जो टाइटल है द नागा इशू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री एंड द ऑनगोइंग स्ट्रगल, ठीक है। तो नागालैंड का जो बेसिक इशू है हम उसको पढ़ेंगे हमारे आज की इस वीडियो में, क्या उसकी हिस्ट्री रही है। एंड दिस इशू इज स्टिल गोइंग ऑन एंड दिस इज परसिस्टिंग फॉर ऑलमोस्ट 70 80 years. Even before independence the issue was there, and it has not been resolved till now. So this is the exactly issue which we are going to cater today from this video, ठीक है। तो हमको इसमें देखने के कितने क्या प्रोग्रेस हुई है, व्हाट वाज द कंडीशन बिफोर इंडिपेंडेंस एंड हाउ द थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड हाउ द प्रोग्रेस इन द मेजर डेवलपमेंट्स हैपन टिल नाउ, and what are the issues or the hurdles which still are there, so that this issue is not yet resolved completely। चले तो शुरू करते हैं। हमारे लिए आज का जो टॉपिक है नागा इशू, ठीक है। तो आपको एक चीज समझनी होगी इसके लिए, जब हम इस इशू को पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक चीज याद रखनी होगी कि नागालैंड क्या है, एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न 7 स्टेट्स आते हैं, वन ऑफ द 7 स्टेट्स उसमें से एक हमारा नागालैंड है। और अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हम बात करें तो एक चीज हमें बहुत कॉमन देखने को मिलती है कि देयर आर मल्टीपल ट्राइब्स रिजाइडिंग इन दीज स्टेट्स। बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, और मल्टीपल ट्राइब्स होने की वजह से क्या है, इनके मल्टीपल मल्टीपल कस्टम्स होते हैं, ठीक है। मल्टीपल कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, इनका तौर तरीका जीने का अलग होता है, इनके फेस्टिवल्स अलग होते हैं, ये जिस डीटी को मानते हैं वो अलग होते हैं, और सबका अपना अपना तरीका होता है। अब होता क्या है कि जब आपके पास एक होमोजेनस पॉपुलेशन हो किसी स्टेट की, तो होमोजेनस पॉपुलेशन को गवर्न करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि सबके एक तरीके का माइंडसेट, एक तरीके की एथनिसिटी हो गई, या एक तरीके की इंक्लिनेशन होता है। बट जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि अगर हम नागालैंड के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जब मल्टीपल ट्राइब्स एक साथ एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन पर रिसाइड करती है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि सबके जो रिचुअल्स है, कस्टम्स है, वो थोड़े थोड़े डिफर करते हैं। और जहां पे डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पर चांसेस होते हैं कि वो डिफरेंसेस कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना भी हो रहा हो, लेकिन सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी सहमति ना दें, दे आर नॉट अग्रीइंग टू अ कॉमन पॉइंट, क्योंकि अलग अलग बहुत सारी ट्राइब्स हैं। तो इस तरीके की जो डाइवर्सिटी है, उसको विद इन अ स्टेट बाउंड्री केटर करना, गवर्न करना, और उनको सबको एक आपसी अग्रीमेंट पर लेके आना, एक सहमति पर लेके आना, वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। और यही कंडीशन है जो नागालैंड की प्रिवेल कर रही है इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। अगर मैं मेजरली आपको बताऊं तो मेजरली ये जो कहानी है नागालैंड की, ये शुरू होती है बिफोर ब्रिटिश एरा। अब आपको पता है जब ब्रिटिशर्स जो हमारे इंडिया पर रूल करते थे, तो उस समय पर उनकी जो एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसी रहती थी, हमारे जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करना और उनको अपने फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए यूज करना, एक्सपोर्ट करना, वो उनकी टेंडेंसी रहा करती थी। सो दे वर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द हिली स्टेट्स एज वेल, बिकॉज वो चाहते थे कि वहां पर भी जो हिली एरियाज हैं, वहां पर भी जो वहां का जो वेजिटेशन है, वहां की जो रिसोर्सेज हैं, उनको भी अच्छे तरीके से वो एक्सप्लॉइट कर पाए अपने फायदे के लिए। तो वो हमेशा क्या करते थे, एनक्रोच करने की कोशिश करते रहते थे। चाहे वो नेपाल का केस आप देखोगे, चाहे वो आप असम का केस देखोगे, चाहे आप नागालैंड का केस देखोगे, या और अदर्स जो स्टेट्स हैं हिली रीजन्स में, वहां पर देखोगे, तो उस तरीके की उनकी एक टेंडेंसी रहती थी। और उस टेंडेंसी को जस्ट रिस्ट्रिक्ट करने का काम करते थे जो वहां के लोकलाइट्स होते थे।
जो वहाँ के लोकल पीपल होते थे वो बेसिकली क्या करते थे, उसको उसके अगेंस्ट में खड़े रहते थे हमेशा, एंड दे वांट देयर ऑटोनॉमी एंड सोवरेनिटी। उनका जो एक वो की इशू रहता था कि भाई वी डू नॉट एक्सेप्ट Britishers as our rulers. We have our own rules, our own customs, and we live the way we used to live for thousands and hundreds of years. Okay, तो हमको हम सालों साल जिस तरीके से रह रहे हैं, हमारे पास अपनी sovereignty, हमारे पास अपने autonomy, हमारे customs अलग है, rules अलग हैं. We know how to take ourselves and we know how to live our life better. ओके, तो हमको किसी का रूल अपने ऊपर नहीं थोपना, तो ये हमेशा उनका एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था ब्रिटिश टाइम से। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देने की कोशिश की है मैंने। अब उसी तरीके से देखते हैं कि जब ये नागा ट्राइब्स क्या करते थे, ऑटोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा अपनी आपको लड़ते थे, तो ब्रिटिशर्स के साथ भी क्या करते थे, ये हमेशा रेजिस्टेंस शो करते थे। दे नेवर एक्सेप्टेड दैट ब्रिटिश रूल वुड be implemented in their state or in their region, and they would be actually losing their customs, their rituals, their values, everything because of those rules. So they were very fierce, बहुत फियर्सली क्या करते थे, रेजिस्ट करते थे। और क्योंकि ये लोग बहुत स्किल्ड वॉरियर्स भी होते थे, वॉरियर्स होते थे और काफी स्किल्ड वॉरियर्स हैं, तो होता क्या था कि ये काफी अच्छा अटैक करते थे, तो इनका रेजिस्टेंस जो होता था वो बहुत फियर्स होता था टुवर्ड्स एनी गवर्नमेंट इम्पोजिंग देमसेल्व्स ऑन देयर रीजन, राइट। तो ये इनका हमेशा से एक हिस्ट्री रही है, इनको कभी नहीं पसंद आया, इनको अपनी ऑटोनॉमी, अपने रूल्स, अपने फेस्टिवल्स, अपने कस्टम्स, वो ही इनको ज्यादा पसंद आया करते थे। यही कंडीशन थी जो ब्रिटिश एरा में भी थी। ठीक है, British encountered fierce opposition from Naga people who fought bravely and to defend their independence. Right? तो उनको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए थी और वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर आके राज करे। ठीक है, तो नागा ट्राइब्स कंटिन्यू टू असर्ट देयर ऑटोनॉमी एंड रेजिस्ट ब्रिटिश रूल, लीडिंग टू अ पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। तो इस तरीके से स्टोरी चलती रहती थी। अब होता क्या है कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। अब क्या होता है कि इंडिया में से ब्रिटिशर्स तो चले गए, इंडिया में से ब्रिटिशर्स तो चले गए, अब आया इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, अब इंडियन गवर्नमेंट आया, लेकिन इनकी जो बेसिकली लड़ाई होती थी वो हर एक किसी से लड़ाई थी। भाई इनको ये था कि भाई हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमको अपनी ऑटोनॉमी नहीं लूज करनी किसी भी बाहर वाले के लिए, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे अब इंडियन गवर्नमेंट आ गई हो, उस तरीके से। तो इस तरीके का इनका एटीट्यूड हमेशा रहता था। तो धीरे धीरे इंडिया ने भी क्या किया, या इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या किया, बहुत सारे नेगोशिएशंस करना शुरू किया। ठीक है, बहुत सारे नेगोशिएशंस करना शुरू किया, इनके साथ में पीस टॉक्स अरेंज की। ठीक है, इनके साथ में इनको समझाया कि भाई वी ऑल आर इंडियंस, वी आर पार्ट ऑफ वन लैंड, और हमारा एक ही लैंड है। उस तरीके से इनको इनके साथ नेगोशिएट करना कोशिश किया, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी कोशिश करी कि वी शुड रिस्पेक्ट देयर लोकल कस्टम्स एंड रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी यही कोशिश करी कि भाई हम भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, हम ब्रिटिशर्स नहीं है, वी आर इंडियन एंड वी आर पार्ट, वी ऑल आर पार्ट ऑफ वन लैंड। ओके, तो हम भी आपको उतने आपके जो लोकल कस्टम्स हैं उसमें आपको हेल्प कर, मतलब उसमें आपको रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, आप अपने तरीके से रह सकते हैं, जी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच करना इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया। अब होता क्या है कि अब उसके बाद बेसिकली होता क्या है कि नागा जो नेशनलिज्म है, नागालैंड को लेके जो नेशनलिज्म वाली एक फीलिंग है ना, कि नागालैंड इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट। समझ रहे हो, इंडिया जो हमारा स्टेट है, नेशन स्टेट, नागालैंड अलग है, नागालैंड उसका पार्ट ही नहीं है। इस तरीके का नेशनलिज्म नागालैंड में डेवलप होना शुरू होता है। कब से शुरू होता है? ये लगभग 1946 से, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस ये शुरू होता है, और एक पार्टी बनती है जिसका नाम है नागा नेशनल काउंसिल। ठीक है, एजी फीजो के लीडरशिप में 1946 में ये एक पार्टी बनती है, एक ग्रुपिंग होती है बेसिकली टू शोकेस द इंटरेस्ट ऑफ द नागा पीपल। ये क्या करती है, नागा पीपल के जो भी उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उनको शोकेस करने का काम करती है इन फ्रंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और कोई भी। और ये हमेशा ये चाहती है कि इंडियन गवर्नमेंट हमको अलग समझे, वी हैव
डिफरेंट वे ऑफ लिविंग और वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट कंट्री, उस तरीके का एक सेंटिमेंट इन लोगों के बीच में जनरेट होना शुरू होता है। ठीक है, अब एनएनसी का बेसिकली होता क्या है कि एनएनसी का स्ट्रगल शुरू होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन, वही सेल्फ डिटर्मिनेशन उसी को बोलते हैं कि हम एक सेपरेट आइडेंटिटी है, हमारी एक ऑटोनॉमी है, हमारी एक सॉवरेनिटी है और वी आर डिफरेंट। ठीक है, एंड वी आर सॉवरेन, वी डू नॉट एक्सेप्ट एनीबडीज रूल ओवर अस। ठीक है, तो उस तरीके की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस के लिए ये जो एनएनसी नागा नेशनल काउंसिल है, ये क्या करती है, एक तरीके से अपने आप को असर्ट करना शुरू करती है। राइट, उसके बाद क्या करती है एनएनसी, जब अपने आप को असर्ट करती है तो अपना इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर देती है। कब? इंडिया के इंडिपेंडेंस से जस्ट एक दिन पहले, 14 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त को जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, उससे एक दिन पहले ही अपने आप को सेपरेट नेशन, सेपरेट स्टेट, सेपरेट स्टेट डिक्लेयर कर देता है कि भाई वी आर अ सेपरेट स्टेट और हमारा अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन इनका जो भी होता है, और उस तरीके से ये अपने आप को डिक्लेयर करते हैं। अब होता क्या है कि जब इस तरीके से डिक्लेयर कर देते हैं, और इंडिया भी उसी समय पे क्या हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है। अब क्या होता है कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट विद दीज पीपल, बिकॉज ये एकदम एक्सट्रीम एंड पे खड़े हुए हैं कि ये मतलब ये डिमांड नहीं कर रहे कोई चीज, ये एग्जैक्टली ये चाहते ही नहीं, ये समझते हैं कि हम पार्ट हैं ही नहीं। तो उस तरीके के एक्सट्रीम एंड पे खड़े हुए हैं, तो उसको केटर करना, उस डिमांड को केटर करना, उसको नेगोशिएशन में लेके आना, वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है जो काफी सालों से कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। बट इन्होंने जब डिक्लेयर किया ना, बट द डिक्लेरेशन वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, सेटिंग द स्टेज फॉर प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट एंड बिटवीन द नागा पीपल एंड इंडिया। अब जो डिक्लेयर इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस किया, तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट नेवर वांटेड देम टू डिक्लेयर दिस इंडिपेंडेंस, एंड द इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग। इंडियन गवर्नमेंट उस समय पे आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज पार्टीशन हुआ था उस समय पे, इंडियन गवर्नमेंट ने किसी भी स्टेट को कोई रियायत नहीं दी कि नहीं भाई इस तरीके के आज सारे लोग इंडिपेंडेंस डिमांड करते रहेंगे तो इस तरीके से एक कंट्री कभी बन ही नहीं पाएगा नेशन स्टेट। तो कभी भी इस चीज को उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। ठीक है, अब चलते हैं कि फिर वहां के फर्दर डेवलपमेंट्स होते क्या है। अब बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी नागा नेशनल काउंसिल थी, एनएनसी जो बनी थी, इसके अंदर फैक्शंस बनना शुरू होते हैं। फैक्शंस कैसे बनना शुरू होते हैं? फैक्शंस बनना शुरू होते हैं अराउंड 1980 में। 1980 में इसमें एक स्प्लिट आता है। हमेशा फैक्शंस आएंगे जब एक ग्रुप के अंदर भी कुछ लोगों की डिमांड्स अलग होगी, कुछ लोगों की डिमांड्स अलग होगी। अब इसी में से कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो चाहते थे कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ में नेगोशिएट कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ चाहते थे बिल्कुल जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज के थे। ठीक है, वो चाहते थे कि हमको कोई नेगोशिएशन नहीं करना, और यहाँ पर ये होता है एक तरीके का स्प्लिट। और आफ्टर स्प्लिट एक अलग सेपरेट ग्रुप बनता है, एक पार्टी बनती है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, एनएससीएन। कहां पर? ये 1980 के आसपास बनती है। ठीक है, एनएनसी से ये अलग होके स्प्लिट होता है तब। ठीक है, और ये जो ग्रुप, ठीक है, ये जो आपका स्प्लिट होता है, ठीक है, सो following split in NNC, a group that had been leading the struggle for Naga's sovereignty, और उससे ये ग्रुप अलग होता है। एनएनसी का जो डिसीजन था टू साइन the Shillong Accord in 1975, which accepted the Indian Constitution, angered some leaders who viewed this as a compromise on Naga sovereignty. अब बेसिकली होता क्या है, देखो जब इंडिपेंडेंस के बाद नेगोशिएशन शुरू हुए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि नागालैंड एक सेपरेट नेशन है या सेपरेट स्टेट है जो इंडिया का पार्ट नहीं है। तो नेगोशिएशन स्टार्ट होना शुरू होते हैं। अब होता क्या है, जब एनएनसी जब हमारा बना था, तो मैंने आपको बताया कि एनएनसी में कुछ लोग क्या थे, वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ चुके थे। उन्होंने बोला था कि भाई हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ में क्या करते हैं, नेगोशिएट करना शुरू करते हैं। तो एनएनसी ने बोला, जो एनएनसी के जो पीपल थे जो नेगोशिएट करने के फेवर में थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि हम नेगोशिएट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और उन्होंने 1975 में एक शिलोंग अकॉर्ड साइन किया। ठीक है, शिलोंग अकॉर्ड साइन किया जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ एनएनसी ने साइन किया, और उसने उसमें बेसिकली ये बोला
इंडियन गवर्नमेंट ने काफी काफी सारे प्रपोजल्स उसके अंदर रखे कि हम आपके कस्टम्स को नहीं परेशान करेंगे, आपका जो रीजन है वहां पे अननेसेसरी एंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, हम आपके जो लोकल ट्रेडिशंस है हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, यहाँ के जो अदर पार्ट ऑफ द नेशन है वहां पे एकदम से जाके इस तरीके से आपका पूरे लैंड एरिया, आपके जो माउंटेन्स, जो आपकी जो भी नेचुरल जो भी इकोलॉजी उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपके एनवायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप अपने तरीके से रूल कर सकते हैं, लेकिन आप भी द पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट, आप इंडियन स्टेट का पार्ट बन के रहिए, आपको जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हम दे सकते हैं वो विद इन द स्टेट ऑफ इंडिया हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके का शिलोंग का एक अकॉर्ड 1975 में एनएनसी के वो लोग जो क्या चाहते थे नेगोशिएट करना, उन्होंने साइन किया। लेकिन उसी में से जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज के जो आपके जो फैक्शन था वो अलग होता है, वो बनाता है एनएससीएन। ठीक है, एनएससीएन जब ये बना तो इसमें बेसिकली दो तीन लोग इंपॉर्टेंट थे। एक का नाम है, अब मैं इन नामों को बहुत ज्यादा सही करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर सकता, तो अगर कोई गलती हो तो प्लीज आई एम आस्किंग यू सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये है मुइबा, ठीक है, एक मुइबा, एक इसक एंड एक खापलांग। ठीक है, तो ये तीन लोग जो उसमें थे एनएससीएन में, ये लीडर्स थे। तो जो एनएससी उन्होंने बनाया और दे वांटेड कि भाई हम जो नागा सॉवरेनिटी की जो लड़ाई लड़ रहे थे, हम उसी नागा सॉवरेनिटी की लड़ाई को लड़ेंगे, हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। और इनका जो ऑब्जेक्टिव था, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था एनएससीएन का, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल फॉर नागालैंड का, वो था सॉवरेन स्टेट, जिसको ये बोलते थे नागालैंड, ग्रेटर नागालैंड या नागालैंड बोलते थे। ठीक है, ये कहते थे कि हमारा जो है सॉवरेन स्टेट है। अब आप अगर इंडिया का मैप देखोगे, ठीक है, अगर मैं नॉर्थ ईस्टर्न मैप इस तरीके से ड्रॉ करूं, इस तरीके से आप अगर देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि देखो यहाँ पर तो है, यहाँ पर तो है अरुणाचल, ये पूरा एरिया हो गया आपका इस तरीके से आपका असम, फिर ये आपका नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम एंड दिस इज त्रिपुरा। तो आप देख लो ये जो नागालैंड है, ये है नागालैंड। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसकी बॉर्डर किसके साथ लगी हुई है, म्यांमार के साथ। ठीक है, इसके साथ नीचे मणिपुर एक स्टेट है हमारा। ठीक है, इधर यहाँ पे असम एक स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक त्रिपुरा स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है। राइट, तो इस तरीके का स्टेट है। अब हो क्या रहा था कि ये जो एनएससीएन की जो डिमांड थी, जो एनएससीएन की डिमांड थी, वो डिमांड कुछ ऐसी थी जिसको फुलफिल कर पाना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि एनएससीएन कह रहा था कि मुझे नागालैंड चाहिए, मतलब मुझे नागाओं के लिए सेपरेट कंट्री चाहिए, जो कि क्या होगा, एक सॉवरेन स्टेट होगा, जो सारे नागा पीपल जहां जहां रहते हैं वो सारे एरियाज को कंबाइन करके बनेगा। मतलब ये जो आज का आपको नागालैंड दिख रहा है, ये एरिया तो होगा ही होगा, उसमें सम पार्ट ऑफ असम भी होगा, सम पार्ट ऑफ अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश भी होगा। ठीक है, सम पार्ट ऑफ मणिपुर भी होगा जहां जहां नागा पीपल रहते हैं। ठीक है, और कुछ पार्ट होगा जो म्यांमार का भी होगा यहाँ पर। समझ गए? तो बेसिकली ये चाहता था कि जहां जहां पर नागा पीपल रहते हैं उस सारे एरिया को कंबाइन करके एक ग्रेटर नागालैंड, उनकी एनएससीएन की डिमांड थी कि ये हमारा एक अलग कंट्री बनेगा। अब आप सोच रहे हो कि ये जो पोजीशन थी, ये जो डिमांड थी, वो कितनी ज्यादा कियोटिक हो जाती है। एक तो आप अदर स्टेट्स की जो उनकी जो रीजन है उसको आप इंक्रोच करोगे, उसको आप लोगे। दूसरा, आप कंट्री के बाहर भी चलेगा, आप एक दूसरे कंट्री से भी जहां पर वो नागा पीपल रहते हैं उनका भी लैंड आप लेना चाह रहे हो। तो ये एक इतना ज्यादा क्रूशियल एक इशू बन गया था कि भाई ये पॉसिबिलिटी हो पाना बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हो, अगर इंडिया चाहता भी तो इंडियन स्टेट्स को एक बार को कॉम्प्रोमाइज करके वो दे भी देता। ठीक है, दूसरे कंट्रीज को किस तरीके से आप करोगे, और ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सेप्टेबल डिमांड हो गई थी कि भाई ग्रेटर नागालैंड को किस तरीके से हम मान सकते हैं, ये हम इशू को मानना मुश्किल हो जाता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। राइट, द एनएससीएन अडॉप्टेड अ मिलिटेंट अप्रोच। अब होता क्या है, जब ये इनकी डिमांड थी तो ये काफी ज्यादा मिलिटेंट अप्रोच, मतलब इन्होंने वायलेंस करना शुरू कर दिया। और इन्होंने वायलेंस करना शुरू करा, इंसर्जेंट ग्रुप्स इन्होंने बनाए पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और इन्होंने वायलेंस करने पे शुरू हो गए। क्योंकि इनकी ये जो डिमांड थी, इन्होंने सोचा कि ये क्या करेंगे, वायलेंस के थ्रू अपनी ये डिमांड को मनवाएंगे। अब जब ये मिलिटेंट ग्रुप्स, मतलब मिलिटेंट अप्रोच इन्होंने लेना शुरू किया और इन्होंने वायलेंस करना शुरू किया काफी ज्यादा। ठीक है,
तो थोड़ा टाइम जब पास होता है तो होता क्या है, एनएससीएन में भी फैक्शंस बनने लगे। अब क्या होता है, एनएससीएन में भी क्या होता है, फैक्शंस बनने लग जाते हैं। फैक्शंस बनने लग जाते हैं, उसमें से भी वही मैंने आपको बताया, हमेशा यही होता है कि कुछ लोग जब बहुत ज्यादा मिलिटेंसी हो जाती है लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, थोड़ी लेथार्जी भी आती है, राइट, तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई नेगोशिएट कर लो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बहुत एक्सट्रीम होते हैं, वो स्टिल सेपरेटिस्ट वाली टेंडेंसी उनकी होती है, ठीक है। तो एनएससीएन में से भी दो ग्रुप बनते हैं, जो मैंने आपको तीन लीडर बताए थे, जो तीन लीडर्स थे, मोइबा, इसक एंड खापलांग। तो मोइबा एंड इसक ये दोनों लोग मिलके एक फैक्शन बनाते हैं एनएससीएन का, एनएससीएन इसक मोइबा, एनएससीएन आईएम, ठीक है। एक फैक्शन ये बनाते हैं और इनका क्या होता है कि हम नेगोशिएट करेंगे किसके साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, emphasizing the unification of Naga inhabited areas and the preservation of Naga identity। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो थोड़ा सा नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आने लगे। लेकिन जो दूसरा फैक्शन बना, जो तीसरा इनका जो हमारा मेन लीडर था, खापलांग, एसएस खापलांग, इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने अपनी जो मिलिटेंट अप्रोच थी उसी को कंटिन्यू करा, और इन्होंने क्या किया कि जो म्यांमार है ना, यहाँ पे अपना क्या बनाया, बेस बनाया, और यहाँ से इन्होंने अपनी मिलिटेंट एक्टिविटीज करना शुरू कर दिया। इनका बेस कहाँ पे था, म्यांमार में चले गए, और वहां से इन्होंने अपना जो मिलिटेंट एक्टिविटीज थी वो कंटिन्यू रखी, ठीक है। इट प्राइमरीली रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्ट ऑफ नागा लिविंग इन म्यांमार। अब हो क्या रहा था, ये बेसिकली वहीं पर बेस हो गया था। तो जो नागाज जो जो म्यांमार साइड में रहते थे ना, उनका इनको काफी सपोर्ट मिलता था, ठीक है। लेकिन जो इंडियन साइड पे थे, उसमें ज्यादातर लोग एनएससीएन आईएम के साथ में जुड़ने लगे, और ये हो गया एकदम आउटकास्ट जिसे बोलते हैं ना, एकदम, एक तो कंट्री के बाहर ही चला गया, दूसरे कंट्री में बेस बना लिया, लेकिन नागा पीपल तो हर जगह पे फैले हुए थे, ठीक है। तो वो इन्होंने अपनी डिमांड को कंटिन्यू किया, ठीक है। अब होता क्या है, 1997 में एनएससीएन आईएम ने इसको एक प्रोमिनेंस मिला, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसके साथ नेगोशिएट करना शुरू किया, और इन्होंने साइन किया एक सीज फायर अग्रीमेंट इन 1997। इन्होंने जब सीज फायर एग्रीमेंट के हम आज के बाद वायलेंस करना बंद कर देंगे, और इंडियन गवर्नमेंट के साथ इन्होंने निगोशिएट किया और वायलेंस कम करने पे, और इंडियन गवर्नमेंट ने इनको बोला कि आप प्लीज पीस टॉक्स पे आइए, आप अपनी परेशानियां बताइए, और इंडियन गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि आपकी जितनी भी इश्यूज हैं उसको केटर किया जा सके अच्छे तरीके से, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट, आप बिल्कुल अपने आप को इंडियन स्टेट का पार्ट समझें। तो वहां से ये जो पीस टॉक्स की जो 1997 से शुरुआत होती है पीस टॉक्स की। अब इस तरीके से इनकी काफी सारी मीटिंग्स चलती रहती हैं, ठीक है। काफी सारी मीटिंग्स इंडियन गवर्नमेंट के साथ चलती रहती हैं भाई, इनकी कुछ डिमांड आती है, कुछ गवर्नमेंट मानती है, कुछ गवर्नमेंट रिजेक्ट करती है, फिर दोबारा नेगोशिएशन होता है, फिर कुछ डिमांड आती है, कुछ निगोशिएट होता है। उस तरीके से ये पीस टॉक्स कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं, ठीक है। द ग्रुप हैज एंगेज इन एक्सटेंसिव नेगोशिएशंस which led to the signing of framework agreement। और ये सारी जो पीस टॉक्स हैं, ये कल्मिनेट होती है कब तक, 2015 तक। 2015 में एक डेवलप होता है फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। फ्रेमवर्क अग्रीमेंट डेवलप होता है कि भाई ये जो हमारी और इनके जो नेगोशिएशन और जो पीस टॉक थी वो एक तरीके से अपने कंक्लूजन पे आती है। तो 2015 में ये एक एग्रीमेंट साइन कर देता है, एग्रीमेंट जिसके ऊपर सारी उनकी जो डिमांड्स होती हैं वो लिखी होती हैं, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि सारी डिमांड्स जो इन लोगों की थी, एनएससीएनआईएन की, वो इंडियन गवर्नमेंट केटर करना शुरू कर देती है, और ये लोग भी काफी हद तक सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन दो की इश्यूज आते हैं, और दो की इश्यूज आते हैं। एक डिमांड इनकी आती है कि भाई हमारा फ्लैग, नागा फ्लैग सेपरेट रहेगा, और हमारा दूसरा क्या है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। अब यहां पर जो होता है ना, यहाँ पे आ जाता है सॉवरेनिटी का क्वेश्चन, यहाँ पे आ जाता है इंडियन गवर्नमेंट की सॉवरेनिटी का क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर ये दो डिमांड फुलफिल कर दी जाएंगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा एक एक नेशन के लिए, एक नेशन स्टेट के लिए, इंडिया जैसे नेशन स्टेट के लिए, कि वो किसी का भी सेपरेट फ्लैग या कॉन्स्टिट्यूशन को देने का अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिमांड्स हो जाती हैं। क्योंकि फिर अंतर नहीं रहता ना, एक तरीके की फीलिंग, सेपरेटिस्ट की फीलिंग वो हमेशा रहेगी उसके बाद भी, ठीक है। तो और एनएससीआईएम जो एनएससीएन आईएम थी वो ग्रेटर नागालैंड की, तो उसकी डिमांड थी ही कि सारे ये जो रीजन है
इसको मिला के एक ग्रेटर नागालैंड बना दिया जाए, ठीक है। तो ये जो कुछ है, ये जो डिमांड्स थी ना, यहाँ पर है ना हमेशा एक क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना रहा है इंडियन गवर्नमेंट के और एनएससीएन जो ग्रुप था उसके बीच में। तो ये नेगोशिएशन में अभी भी ये नेगोशिएशन कंप्लीट हो नहीं पा रहा है। लेकिन उधर जब हम बात करते हैं कि जो दूसरा फैक्शन था एनएससीएन खापलांग का, ठीक है, इसका बेसिकली क्या हुआ, ये म्यांमार में तो बेस हो चुका था, ठीक है। वहीं सर 2017 में जो इसका लीडर था उसकी डेथ हो जाती है, और इसका जो डेथ होने के बाद में जो इसका जो ये जो मूवमेंट था, ये जो मिलिटेंट जो मूवमेंट था, जो कहाँ से चल रहा था, रनिंग फ्रॉम म्यांमार, सपोर्टेड बाय द नागा पीपल रिजाइडिंग इन म्यांमार, वहां से ये थोड़ा वीक होना शुरू होता है और इसकी जगह ले लेता है यंगोंग, ठीक है। यंगोंग ने क्या किया, एनएससीएन खापलांग को दोबारा से क्या किया, रिफॉर्म किया एक तरीके से, और उसका लीडर बन के, और आज की डेट में ये एक्टिव है आफ्टर आफ्टर खापलांग्स डेथ इन 2017। तो अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली म्यांमार से यही एक्टिविटी जो मिलिटेंसी थी उसको कंटिन्यू करे हुए है, प्राइमरी ऑपरेटिंग इन म्यांमार रीजन, और वहीं से वो ऑपरेट करता है, ठीक है। तो ये तो अब धीरे धीरे पिक्चर से थोड़ा सा वीक हो जाता है जो इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं, राइट। लेकिन ये जो एनएससीएनआईएम था जो निगोशिएटिंग टेबल पे था, उसकी कुछ ऐसी डिमांड्स, ग्रेटर नागालैंड की डिमांड, सेपरेट फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट नहीं आ पा रही है किसी भी कंक्लूजन के ऊपर। उसके बाद बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर एनएससीएन के अंदर फिर दोबारा से और भी छोटे छोटे फैक्शंस बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये इतना ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स आपके जनरल स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जनरल स्टडीज के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनके भी आप नाम याद रखो, लेकिन फिर भी मैंने मेंशन कर दिया, एनएससीएन रिफॉर्मेशन एंड यूनिफिकेशन, राइट। तो ये अनदर इंटरनल डिवीजन एडवोकेटिंग फॉर रिफॉर्म्स विद इन द इंसर्जेंट मूवमेंट एंड यूनिफिकेशन रिकंसिलिएशन अमंग द नागा फैक्शंस। तो जो फैक्शंस थे उनका एक तरीके से रिकंसिलिएशन के लिए डिमांड, तो इनकी अलग अलग डिमांड्स की वजह से काफी सारे ये इशू चलते रहे, ठीक है। अब ये सारी बातें वही है जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस करी हैं, ठीक है। एनएससीएन आईएम का ग्रेटर नागालैंड की डिमांड, सॉवरेन नागा आइडेंटिटी, ठीक है, 2015 का फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। अब ये है बेसिकली क्रोनोलॉजी जो हमने हिस्ट्री अभी तक समझी है, ठीक है, कि एनएससीएन बनती है 1980 में, ठीक है, आफ्टर शिमला अकॉर्ड इन 1975, ठीक है। उसके बाद शिमला अकॉर्ड होता है, शिमला अकॉर्ड के बाद एनएससीएन बनती है किससे, एनएनसी, नेशनल नागा काउंसिल से, ठीक है। 88 में फिर ये दोनों में क्या होता है, स्प्लिट होता है। उसके बाद 1997 में सीज फायर अग्रीमेंट, 2015 में फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, ठीक है। 2020 में डेडलॉक इन पीस टॉक्स ड्यू टू डिसएग्रीमेंट ऑन सेपरेट फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिमांड्स में फिर से वापस से पीस टॉक्स। और 2014 का जो आज की कंडीशन है, अभी भी पीस के एफर्ट्स इंडियन गवर्नमेंट की साइड से कंटिन्यूसली चल रहे हैं विद ताकि एक फाइनल सोल्यूशन पे लाया जा सके इस इशू को, जो कि ऑलमोस्ट कितने डेकेड से कंटिन्यूसली चल रहा है, और वो पूरा एरिया इस वजह से काफी हद तक डिस्टरबेंस में रहता ही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये क्रोनोलॉजी भी आपको काफी हद तक समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से नागालैंड में चल रहे हैं। अब आप ये इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हुई, ठीक है, जब अब देखते हैं आगे का इशू। वो तो हमारी थी जो मैंने आपको अभी यहाँ तक पढ़ाया, ये जो सारे क्रोनोलॉजी थी, ये बेसिकली जो वहां की जो ग्रुपिंग्स थी ना, जो पार्टीज बन रही थी, जो उनकी डिमांड्स थी, उसकी एक क्रोनोलॉजी बताई। अब मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के क्या क्या स्टेप्स रहे। वो जो मैंने आपको बताया ना कि 1947 के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और नागालैंड ने खुद को अपने आप को इंडिपेंडेंट मान लिया और इंडिया ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इंडिया ने नेगोशिएशन करना शुरू करा। तो वो नेगोशिएशन की क्या क्रोनोलॉजी है, वो नेगोशिएशन किस तरीके से इंडिया ने करना शुरू किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंडिया ने नागालैंड को क्या किया, इंटीग्रेट किया इनटू इंडिया, अपना एक पार्ट माना, इंडियन स्टेट का ही एक पार्ट माना। Naga regions were integrated into India, a move that sparked armed conflict between the Naga people and the Indian government. तो इसने तो इंडिया ने तो इंडियन गवर्नमेंट ने तो नागालैंड को अपना पार्ट माना, लेकिन वहां पे जो एनएनसी थी, जो भी मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई, वो अपोज करती रही, वायलेंस करती रही, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि जो उनकी जो एनएनसी थी, एनएनसी की जो सेपरेट नेशन की जो नागालैंड की जो डिमांड थी, वो काफी हद तक बढ़ती रही, ठीक है।
तो इसकी वजह से होता क्या है कि एनएनसीज कॉल फॉर इंडिपेंडेंस गेन्स मोमेंटम एंड वेरियस नागा नेशनलिस्ट ग्रुप्स इमर्ज। और वो सारे जो मल्टीपल ग्रुप्स और फैक्शंस हमने ऊपर देखे जो क्या कर रहे थे, सेल्फ डिटर्मिनेशन करने की कोशिश कर रहे थे, असर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा जो कंट्री है, जो हमारा स्टेट है, वो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो चलता है। स्टिल इंडिया ने फिर 1963 में क्या किया कि नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट बनाया, 16th इंडियन स्टेट बनाया, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर प्लेस किया। ठीक है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया कि ये इंडिया का एक सेपरेट स्टेट है, ताकि जो वहां की लोगों के, और उनको प्रॉमिस किया लोगों को कि आप लोग चिंता मत करिए, आपका एक सेपरेट स्टेट है, आप अपने तरीके से यूज करोगे, आपको काफी ऑटोनॉमी देने की कोशिश की जाएगी। हाउएवर द डिमांड फॉर सॉवरेनिटी कंटिन्यूड एंड द कॉन्फ्लिक्ट परसिस्टेड, लेकिन फिर भी वो लोगों की जो डिमांड थी फॉर सॉवरेन नेशन, वो कंटिन्यूअसली चलती रही। ठीक है, और स्ट्रगल कंटिन्यूअसली चल रहा है, वो आज भी चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं वही जो अभी तक हमने जो सारी स्टोरी सुनी अभी तक, वही की डिमांड्स है क्या है। ऑटोनॉमी की डिमांड नागा पीपल की जो है, ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर नागा आइडेंटिटी, वो अपने आप को एक अलग मानते हैं, यूनिक कल्चरल हेरिटेज है उनका, उनके ट्रेडिशंस अलग अलग हैं। ठीक है, उनका कल्चर अलग है, आइडेंटिटी अलग है। तो उनकी जो ऑटोनॉमी की डिमांड है और उनकी आइडेंटिटी की डिमांड है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर नागालैंड। मैंने आपको अभी बताया, जो कि मल्टीपल रीजन्स को, इंडिया मल्टीपल इंडियन स्टेट्स और म्यांमार के रीजन को मिलाकर बनता है, ये इनकी एक डिमांड है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि शिफ्टिंग डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, व्हाइल मेनी नागा ग्रुप्स इनिशियली डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, द डिमांड हैज शिफ्टेड टू ग्रेटर ऑटोनॉमी। अब हुआ क्या कि जब एनएनसी का टाइम था, एनएनसी के टाइम पे नेगोशिएशन जब हो रहा था, तो उनकी तो जो डिमांड थी कि भाई हमको सेपरेट नेशन ही चाहिए, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होना शुरू होती है जब अलग अलग फैक्शंस मैंने आपको बताया, जैसे एनएससी एंड आईएम बना। ठीक है, तो उन्होंने जो अपनी नेगोशिएशन है उनको थोड़ा सा क्या किया, कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया। तो इन्होंने धीरे धीरे जो उनकी डिमांड थी वो डाइल्यूट होती है कि चलो ठीक है, सेपरेट कंट्री नहीं बनेगा, लेकिन हमारे जो, हम अगर इंडिया का स्टेट भी बनते हैं तो हमारे पास ऑटोनॉमी ज्यादा होनी चाहिए, और ऑटोनॉमी ज्यादा होनी चाहिए विद इन इंडियन स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके भी कुछ जो लोग थे उन फैक्शंस में, वो इस तरीके से क्या हुआ, उनकी जो शिफ्ट थी डिमांड की, वो भी होने लगी। ठीक है, और जो फ्रेमवर्क बना था, जो हमारा 2015 में फ्रेमवर्क बना था, उसमें भी ये सारी जो पॉइंट्स थे ये उसमें इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, प्रिजर्विंग नागा आइडेंटिटी एंड कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, उन्होंने बोला कि ये भी हमको चाहिए। चलिए, तो ये हो गई इस तरीके की डिमांड। एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स, दिस डिमांड फेसेस रेजिस्टेंस फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स लाइक मणिपुर ड्यू टू पॉलिटिकल टेरिटोरियल लॉस। ठीक है, अब होता क्या है, इस तरीके की डिमांड नागालैंड या नागा पीपल कर रहे हैं, तो आसपास के जो स्टेट्स है वो भी तो परेशान हो रहे हैं ना। वो कहेंगे कि भाई ये अगर इस तरीके से डिमांड करेंगे और गवर्नमेंट की डिमांड मानेगी, तो हमारा पार्ट चला जाएगा, हमारा पार्ट जाएगा, हमारा जो स्टेट है उसका लैंड जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पर भी क्या रहता है, पूरे टाइम डिस्टरबेंस बना रहता है, यहाँ पर भी क्या रहता है, डिस्टरबेंस बना रहता है। तो ये लोग भी क्या करते हैं, बहुत रेजिस्ट करते हैं इस डिमांड को। ठीक है, तो जैसे कि मणिपुर है, वो भी उसका टेरिटोरियल लॉस होगा, तो उसकी वजह से वो भी क्या करता है, एक तरीके से कंसर्न्स दिखाता है। ठीक है, और उसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो भी हार्म होगी। तो इस तरीके से जो हमारी, बेसिकली अभी हमने देखा कि क्या हमारी नागा पीपल की डिमांड्स रही हैं, क्या वहाँ के पॉलिटिकल फैक्शंस या पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स रही हैं, क्या क्या उनकी हिस्ट्री रही है, किस तरीके से नेगोशिएशन चला है, क्या क्रोनोलॉजी रही है नेगोशिएशंस की। फ्रेमवर्क अग्रीमेंट आया 2015 में, ठीक है, किस तरीके से। और 2020 में डेडलॉक आया, सेपरेट फ्लैग की डिमांड, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड, ग्रेटर नागालैंड की डिमांड, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, और उसकी वजह से बहुत इशू आता है। और 2014 का हमने देखा कि अभी तक फाइनल सोल्यूशन का जो एफर्ट्स हैं वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब वही टाइमलाइन पे हमने देखा, सीज फायर एग्रीमेंट होता है 97 में, ठीक है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होता है 2015 में, एंड गवर्नमेंट इंटरलोक्यूटर्स, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे इंटरलोक्यूटर्स को अपॉइंट करती है ताकि वो मीडिएट करें। तो नॉर्थ ईस्टर्न, जैसे आपको पता होगा कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको हेड बनाया फॉर टाइम बीइंग, कि आप जाइए, असम के चीफ मिनिस्टर को बोला कि आप जाइए नागालैंड, मणिपुर, इन सारे स्टेट्स को एक साथ लाइए, और पीस टॉक्स को आगे लेके जाइए, और किसी भी तरीके से रीजन को स्टेबल करने की कोशिश करिए।
तो इस तरीके से बहुत सारे मीडिएटर्स गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपॉइंट करके भेजती रहती है, ताकि क्या हो, किसी एक पॉइंट पे आके ये जो इशू जो इतने सालों से, इतने डेकेड से कंटिन्यूसली चलता आ रहा है, वो रिजॉल्व हो पाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में कि यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है। तो यहाँ पर अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ईएनपीओ। ठीक है, ईएनपीओ। अब इसकी क्या है, ये इसकी जो डिमांड है, क्रिएशन फॉर सेपरेट फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी एफएनटी कंप्राइजिंग 6 डिस्ट्रिक्ट्स इन ईस्टर्न। अब हो क्या रहा है कि जो हमने यहाँ पर देखा था, जो हमारा जो मैंने फिगर बनाया था, देखो यहाँ पर जो हमने देखा था नागालैंड को लेकर, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये नागालैंड है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि नागालैंड के अंदर भी जो इसके जो ईस्टर्न, यहाँ पे जो ईस्टर्न एरिया है, यहाँ पर कुछ 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। ईस्ट साइड के जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर ये ईएनपीओ काम करता है। वहां पर ये ईएनपीओ क्या काम करता है, अब मैंने आपको एक चीज शुरू में क्लास की स्टार्टिंग में बताई थी कि नागालैंड क्या है, एक कोई ट्राइब का वो नहीं है, स्टेट नहीं है, मल्टीपल ट्राइब्स है। और मैंने आपको बताया था कि जहां पर मल्टीपल ट्राइब्स होती हैं तो सबको किसी एक पॉइंट पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब विद इन नागालैंड हो क्या रहा है कि जो ईस्टर्न पार्ट है, वहां पर ये ईएनपीओ बहुत एक्टिव है, और ये ईएनपीओ क्या कर रहा है, ये भी डिमांड कर रहा है। इसकी जो डिमांड्स हैं वो विद द होल नागालैंड थोड़ी सी डिफर कर रही है, और ये किसी एक पॉइंट पे अभी आ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट जो ईस्टर्न नागालैंड के मिलके बनते हैं, वहां पर ये क्या करते हैं कि ये चाह रहे हैं कि हमारा एक सेपरेट टेरिटरी ही बन जाए नागालैंड में, समझ रहे हो, कि ईस्टर्न स्टेट्स मिलके अब ये अलग से अपनी डिमांड कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा इसका हम रिसेंट डेवलपमेंट्स पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ पे क्या इशू चल रहा है। ठीक है, तो एक तो ये ईएनपीओ का इशू है, कहां पर, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड। ठीक है, ENPO has set 31st October 2020 deadline for feedback on the proposed autonomous territory, indicating a sense of urgency and the need for a timely response from the government. अब इसने क्या किया, 31 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी 2024, जो भी आने वाली है, 15 दिन बाद 31 अक्टूबर आएगा। तो इसकी डेडलाइन है ये कि यहाँ तक हमारी जो टेरिटोरियल, जो हमें ऑटोनोमस रीजन चाहिए, ईस्टर्न जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स मिला के, वो हमारी जो डिमांड है उसके ऊपर आप रिएक्ट करिए, जो भी है उसका आपको फीडबैक देना है। इस तरीके की डिमांड इनकी चल रही है। ठीक है, तो ये अभी करंट इशू वहां पर चल रहा है। ठीक है, रीजन क्या है इस डिमांड का, बिकॉज ये जो रीजन है, ईस्टर्न रीजन है ना, अंडर डेवलप्ड है। अंडर डेवलप्ड क्यों है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वहाँ की, जो नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट है, उसने ईस्टर्न रीजन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, ऐसा इन लोगों का मानना है, ईएनपीओ का, कि जो हमारा ईस्टर्न रीजन है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, वहां पर बहुत सारे उनको इश्यूज आ रहे हैं, इस वजह से वो सेपरेट ऑटोनोमस टेरिटरी की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वहां पर अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे रही है। तो डेवलपमेंट का जो इशू है वो इनका वहां पर चल रहा है, हाईलाइटिंग द नीड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड रिसोर्सेज फॉर द रीजन। तो इन्होंने बोला कि हमारे रीजन के लिए ऑटोनॉमी दो और रिसोर्सेज दो, ताकि हम अपने रीजन को डेवलप कर पाए। ये है वहां का करंट स्टेटस नागालैंड का, जो ईस्टर्न नागालैंड या ईएनपीओ का इशू चल रहा है, राइट। बॉयकॉट्स एंड प्रोटेस्ट, उसकी वजह से हो क्या रहा है कि प्रोटेस्ट एंड बॉयकॉट्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं, डिससेटिस्फेक्शन है लोगों के अंदर, विद लैक ऑफ प्रोग्रेस ऑन देयर डिमांड्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग ग्रोइंग अनरेस्ट। ठीक है, and the need for a solution to address the grievances of the people, और they are demanding कि उनकी जो grievances हैं उन पर कोई ध्यान दे, उन पर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड और इंडियन गवर्नमेंट दोनों मिलके उनकी जो डिमांड्स है उनके ऊपर ध्यान दें, और इस चीज को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो आपने अभी तक पूरी हिस्ट्री देखी नागालैंड की, और रीसेंट डेवलपमेंट्स हमने देखे जो आज करंट में अभी जो चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो हमने डिस्कस करने की कोशिश की, और उसके आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं चैलेंजेस टू अ सोल्यूशन। ठीक है, अब अगर मुझे इनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो सोल्यूशन प्रोवाइड करने की, क्योंकि उनकी डिमांड्स इस तरीके की हैं कि अगर मैं नागालैंड को कुछ एक्स्ट्रा टेरिटरी देने की कोशिश करता भी हूं, तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चलते हैं मणिपुर के साथ में। ठीक है, क्योंकि वो इसके अगेंस्ट चले जाते हैं। ठीक है, तो जो नेबरिंग जो हमारे स्टेट्स हैं वो अलग से क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, वो अलग से उनके साथ में कंफ्लिक्ट शुरू हो जाएगा।
ठीक है, तो एक चैलेंज तो ये है। दूसरा चैलेंज है कि भाई इतना एक तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी और बहुत हिली स्टेट है, तो वहां पर डेवलपमेंट करना बहुत टफ हो जाता है। समझ रहे हो? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना वहां पर बहुत टफ हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी और इकोलॉजी कुछ इस तरीके की है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वहां पर बहुत फास्ट काम करने में केपेबल नहीं है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी उस तरीके की है। और उस वजह से भी क्या होता है, जब स्लो डेवलपमेंट होता है तो लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, इंटरनल डिविजन्स। मैंने बताया इतने सारे फैक्शंस बने हुए हैं कि आप किस किस के साथ नेगोशिएट करोगे। आप नेगोशिएट करते हो एक फैक्शन के साथ, दूसरा फैक्शन अलग से फिर वो मिलिटेंसी शुरू कर देता है। आप फिर वापस से बहुत सारे फैक्शंस को लेके आते हो, फिर कोई और उसमें से निकल के वो अलग से मिलिटेंसी शुरू कर देता है। तो इतने फैक्शंस होने के बाद भी क्या हो रहा है, सोल्यूशन पे आना मुश्किल पड़ रहा है। तो ये क्या है, एक ये सारे हम चैलेंजेस हैं। ठीक है, 1 2 3 कि हम क्यों नहीं इस इशू को इतने सालों तक सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, एथनिक कन्फ्लिक्ट मैंने बताया कि एक ट्राइब नहीं है, मल्टीपल ट्राइब्स हैं। मल्टीपल ट्राइब्स हैं, मल्टीपल एथनिसिटीज हैं। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं कि नागा पीपल केवल नागालैंड में है, वो मणिपुर में भी कहीं पे है, वो म्यांमार में भी कहीं पे है, वो असम में भी रह रहे हैं। सिमिलरली मणिपुर की जो लोकल जो ट्राइब्स होंगी वो भी इधर उधर अलग अलग स्टेट्स में है। तो वहां पे क्या होता है, एथनिक एथनिक कन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज्यादा इन आपस की जो ट्राइब्स है उनके बीच में भी कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अभी आपने देखा मणिपुर में भी बहुत सारे इशू हुए थे। ठीक है, वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसके लिए एक अलग वीडियो लाएंगे। मणिपुर वायलेंस को पूरा अच्छे से समझेंगे, उसकी पूरी हिस्ट्री और उसकी क्या आज की कंडीशन है सारा, जैसे आज हमने नागालैंड को समझने की कोशिश की है उसी तरीके से। तो इस तरीके से ये सारे बेसिकली चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो होती है नागालैंड के लिए, जब नागा इशू जो हमने स्टार्ट किया था, वो हमारी वीडियो खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा इशू। ठीक है, अगर समझ में आया है, जेन्युइनली समझ में आया है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस में आगे और लेके आऊंगा आपके लिए, तो वो आपको मिलती रहेंगी। और प्लीज एक रिक्वेस्ट मेरी है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा, एक तो ये वीडियो आपको कैसी लगी उसको लेके, और दूसरा आपको नेक्स्ट किस किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए उसके भी सजेशंस आप मुझे दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसको काफी हद तक आसान करके आपके लिए बना के लाऊं। और आपको पता है, आपको कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। तो प्लीज बस कमेंट्स इतना कीजिए अपना टाइम निकाल के, ताकि मेरे लिए भी आसानी रहेगी। और लाइक शेयर भी कीजिए ताकि मुझे ये फीडबैक भी मिले कि आपको पसंद आई है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।